हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उत्कर्ष के माध्यम से विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा एजुसेट टेलीकास्ट के लिए तैयार आज के इस लेसन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के चौथे पाठ ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मा सब ने सुना होगा, सब इसके बारे में जानते होंगे। ऊष्मा का अभिप्राय क्या होता है? गर्मी, हीट। और हम हमारे दैनंदिन कार्यों में अनेक स्थानों पर इसे अनुभव करते हैं। गर्मी के मौसम में आपने बहुत अधिक गर्मी महसूस की होगी। उसे कम करने के लिए आप क्या करते हैं? कूलर के नीचे बैठते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, किसी वृक्ष की छाया में बैठते हैं और सूती वस्त्र पहनते हैं और यहाँ तक ठंडे पेय पदार्थ, जूस, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। सब आपको ठंडे लगते हैं ना। इसी प्रकार से सर्दी के दिनों में अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। हम गर्म पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय, सूप आदि का सेवन करते हैं। गर्मी यानी ऊष्मा अधिक होना, सर्दी यानी ऊष्मा कम होना। हम ऊष्मा का अनुभव कैसे करते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, हम आँखों के द्वारा प्रकाश का अनुभव करते हैं, हम कानों के द्वारा ध्वनि का, सुनने का अनुभव करते हैं, सुनते हैं। स्वाद का अनुभव हम जीभ के द्वारा करते हैं और खुशबू का अनुभव, सूंघने का कार्य हमारा किससे होता है? हमारी नाक के द्वारा। इसी प्रकार किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का हम अनुभव किसके द्वारा करते हैं? हम स्पर्श इंद्रिय के साथ करते हैं। वो हम छू करके करें, जैसे हम हाथों से छुएं या त्वचा के किसी भी भाग से छुएं। हमारी त्वचा तापमान के प्रति सुग्राह्य होती है, यानी ताप का अनुभव कर सकती है। यह हमारी स्पर्श की इंद्रिय है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हम हमारी स्पर्श की इंद्रिय से यानी त्वचा के द्वारा यानी छू करके हम किसी ताप का सही अनुभव कर सकते हैं? आप अनुमान लगाइए, मान लीजिए आप कहीं दौड़ लगा रहे हैं खेल के मैदान में और दौड़ लगाते हुए अचानक आप किसी वृक्ष की छाया में या दीवार की छाया में आ जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय वहाँ ठंडा महसूस होगा। लेकिन उसी दीवार की छाया में आने से पहले अगर आप किसी गर्मी के दिन के अंदर कूलर के नीचे बैठे हों या एसी के नीचे बैठे हों, तब उसी दीवार की छाया के नीचे आएंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको वो दीवार की छाया के अंदर गर्मी महसूस होगी। प्यारे बच्चों, आप अपने विद्यालय में या कक्ष में एक क्रियाकलाप करें। आप 3 पात्र लें। पात्र प्यालियां हो सकती हैं, बीकर हो सकते हैं या ग्लास हो सकते हैं। साथ साथ मैं आपको चित्र में दिखा भी रहा हूं। एक पात्र के अंदर आप ठंडा जल भरें, उसका नाम लिख लें ए पात्र। अगर सामान्य जल है तो उसमें थोड़ा बर्फ मिला लें ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर दूसरे पात्र में उसका नाम बी पात्र रख लें। उस पात्र के अंदर आप गर्म जल भरें। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है वो गर्म जल इतना अधिक न हो कि हमारी उंगलियां या हाथ जल जाए। सामान्य से गर्म जल का प्रयोग करें। और तीसरे पात्र में आप सामान्य कमरे के ताप का द्रव रख लें। प्यारे बच्चों, आपको करना ये है, अपने हाथ की तर्जनी उंगली को ए पात्र में डुबोएं, दूसरे हाथ की दूसरी तर्जनी उंगली को बी पात्र में, बी पात्र यानी जिसमें गर्म पानी था, ए पात्र यानी जिसमें ठंडा पानी था, दोनों पात्रों के अंदर अपनी उंगलियों को एक ठंडे पानी में, दूसरी गर्म पानी में 15-20 सेकंड तक डुबा करके रखें। तो आपकी स्पर्श इंद्रिय से जो आपको अनुभव होता होगा, क्या अनुभव करेंगे आप? इस उंगली से आपको क्या लगेगा कि पात्र ए में पानी ठंडा है, हमने इसमें ठंडा पानी भरा था। पात्र बी में हमारी उंगली क्या बताएगी, हमारी त्वचा, हमारी स्पर्श इंद्रिय, कि इस पात्र में गर्म पानी है। और 15-20 सेकंड तक हमारी उंगलियों से उसको अनुभव करने के बाद आप एकदम अपनी उंगलियों को निकालें और तीसरा पात्र
जिसमें सामान्य पानी भरा हुआ था उसके अंदर उंगलियों को डबो दें। इसके बाद आपकी त्वचा को कैसे तापमान की अनुभूति होती है, आपको वो पानी कैसा लगता है, दोनों उंगलियों को जैसा लगता हो, सोचिए। प्यारे बच्चों, एक ही पानी में, एक जैसे तापमान के पानी में आपकी उंगलियां डली हुई हैं, लेकिन फिर भी विस्मय की बात है, हैरानी की बात है कि जो पहले ए पात्र में आपकी उंगली डली हुई थी, उसको आखिरी के सी पात्र में उंगली डालने पर वो पानी गर्म नजर आएगा। उस उंगली से ऐसा लगेगा कि ये उंगली अब गर्म पानी में डाल दी गई है। और जो बी पात्र में आपने उंगली डाल रखी थी, यानी गर्म पानी में, उसको वही पानी ठंडा महसूस होगा। यह हमारी स्पर्श इंद्रियों के कारण भ्रम की स्थिति हो जाती है। इस कारण किसी भी वस्तु की ऊष्मा को हम ताप भी बोलते हैं। उसके सही मापन के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, किसी न किसी यंत्र, किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल स्पर्श इंद्रियों के अनुमान या अनुभूति से हम ठीक प्रकार से ऊष्मा या तापमान का मापन नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है, उसमें से एक युक्ति है तापमापी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ताप को मापने का उपकरण या यंत्र। यह तापमापी वास्तव में किस प्रकार से काम करता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तापमान बढ़ने के साथ फैल जाते हैं, जैसे ही तापमान कम होता है वो सिकुड़ जाते हैं। इसी सिद्धांत पर तापमापी उपकरण बनाए जाते हैं। इसी तापमापी को थर्मामीटर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कभी आपके परिवार में कोई अगर कभी बीमार हुआ हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करते हैं? जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कांच की एक नल की जैसी कोई चीज़ जाते ही उसके मुंह में रखते हैं। प्यारे बच्चों, वो थर्मामीटर ही होता है, क्योंकि जब भी हमारा शरीर किसी कारण से अस्वस्थ होता है तो हमारे शरीर का तापमान बदल जाता है। वो थर्मामीटर जो उपकरण आपने देखा है, वो थर्मामीटर उपकरण, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कांच की एक लंबी नली, एक ट्यूब होता है, और उस ट्यूब के अंदर एक चमकीला द्रव भरा होता है। उसके एक तरफ एक छोटा सा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बल्ब नुमा आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर चमकीला द्रव भरा जाता है। वो चमकीला द्रव वास्तव में पारा होता है, जो पतली रेखा के रूप में उस ट्यूब के बीच में जैसे तापमान बढ़ता है प्रसार करता है। और उस बल्ब के पास एक विभंग बनाया जाता है या किंक बनाया जाता है। और उस किंक को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जिस भी शरीर का हम तापमान चेक कर रहे होते हैं, माप रहे होते हैं, तो उसके शरीर से, मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकालने पर और पाठ्यांक लेने तक वह विभंग उस पारे के तल को नीचे आने से रोकता है। इसलिए डॉक्टरी तापमापी में एक विभंग बनाया जाता है। और प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री सेल्सियस क्या है? हाँ, इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से किसी वस्तु की लंबाई को हम मीटर, फुट, सेंटीमीटर में नापते हैं, किसी वस्तु की सहती को हम ग्राम, किलोग्राम में नापते हैं, उसी प्रकार से तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं।
और इसके लिखते हुए जो भी अंक होता है तापमान का, उसके ऊपर छोटा सा एक बिंदु लगाया जाता है और साथ में C लिखा जाता है। C प्रतीक होता है सेल्सियस का। जिस प्रकार से लंबाई के हमारे कई मात्रक हैं, उसी प्रकार से हमारे तापमान के भी कई मात्रक हैं, जिसमें एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन आदि। तो इस प्रकार के मात्रकों से हम किसी भी वस्तु के तापमान को माप सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान मैंने क्यों बोला है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। प्रत्येक व्यक्ति का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें कुछ आधा डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस का विचलन प्रत्येक व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, तो इस बात पर हम ध्यान देंगे। लेकिन बहुत अधिक विचलन होना उस व्यक्ति के अस्वस्थ होने का सूचक होता है, और इसी के आधार पर हमारे चिकित्सक या डॉक्टर सबसे पहले चिकित्सा परामर्श से पहले व्यक्ति के शरीर का तापमान चेक करते हैं। डॉक्टरी तापमापी में मापे जाने वाले तापमान का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कारण क्या है, किसी भी अस्वस्थता की स्थिति में भी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टरी तापमापी की हमने विशेषताएं नोट की। सबसे पहली विशेषता क्या बताई गई आपको, डॉक्टरी तापमापी के अंदर एक विभंग होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और डॉक्टरी तापमापी के अंदर ताप के मापन के लिए पारे का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग करते हुए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, डॉक्टरी तापमापी में शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर या तापमापी को मुंह के अंदर रखा जाता है, और मुंह के अंदर रखते हुए उस डॉक्टरी तापमापी को ज़्यादा दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले आपको बताया, ये कांच की एक ट्यूब, एक नली होती है, और इसको हम ज़्यादा दांतों से दबा देंगे तो कांच की नली टूट सकती है। तो न केवल कांच के कारण हमारे मुंह में जख्म हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि पारा उसके अंदर जो भरा जाता है वो भी एक विषैला पदार्थ है, उसके कारण भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टरी तापमापी को मुंह में बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए। और दूसरी प्रमुख सावधानी क्या है, डॉक्टरी तापमापी में एक ही थर्मामीटर से, एक ही तापमापी से चिकित्सक प्रायः बहुत से मरीजों का तापमान मापते हैं। इसलिए जब भी उसका प्रयोग किया जाए तो उसको रोगाणुनाशक घोल से धो लेना चाहिए, जिससे कि किसी अन्य बीमारी के कीटाणु अन्य व्यक्ति के या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश न कर पाएं। और तीसरी सबसे बड़ी सावधानी क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हुए इसमें हमें कांच की नली के अंदर पारे के चढ़ाव को या प्रसार को नापना होता है, और कांच की नली के अंदर पारा किस अंक तक चढ़ा है उसको नापने के लिए इसका सही तरीका है, हमें हमारी दृष्टि आँख के समकक्ष, आँख के समानांतर ला करके पाठ्यांक को नोट करना चाहिए, तभी हम किसी भी शरीर का सही तापमान नोट कर पाएंगे। जिस प्रकार से सामान्य तापमापी या थर्मामीटर डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, प्यारे बच्चों, आजकल इस प्रकार के अंकीय तापमापी भी आ गए हैं। उनके अंदर सीधा हम ताप को नोट करते हुए हमें जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, अंकों के रूप में दिखाई दे जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, जैसा बताया कि डॉक्टरी तापमापी में संक्रमण का खतरा भी होता है, उससे बचने के लिए आजकल ऐसे थर्मामीटर्स, ऐसे तापमापी भी आ गए हैं जिसमें
व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उस व्यक्ति के शरीर का तापमान नोट किया जा सकता है। उसमें इंफ्रारेड तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसी से वह उपकरण तापमान हमें परिणाम के रूप में प्रदान करता है। यह तापमापी आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। इसको टचलेस इंफ्रारेड थर्मामीटर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, लेकिन सामान्य जीवन में केवल हमारे शरीर के तापमान के परिसर यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की ऊष्माओं के मापन से ही काम नहीं चलता। हमें विभिन्न क्रियाओं में, औद्योगिक केंद्रों में, फैक्ट्री मिल्स में, विभिन्न प्रयोगों में हमें कम और अधिक ताप भी मापने पड़ते हैं। उसके लिए अलग प्रकार के थर्मामीटर्स का, अलग प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके ताप मापने के परिसर इनसे बहुत कम या बहुत अधिक होते हैं। ऐसे थर्मामीटर्स को प्रयोगशाला तापमापी कहा जाता है। प्रयोगशाला तापमापी में सामान्यतः परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह कम और ज़्यादा भी बनाया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी सामान्यतः हमारे डॉक्टरी तापमापी से अधिक लंबा होता है, क्योंकि उसके अंदर अधिक तापमान मापा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप भी अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में इस प्रकार के तापमापी को देख सकते हैं। देखिएगा, तापमापी में भी एक बल्ब है। यह भी कांच की एक ट्यूब की भांति है, लेकिन डॉक्टरी तापमापी जहां हमारा इससे लगभग आधा होता है, प्रयोगशाला तापमापी इससे लगभग दुगना होता है। और इसका तापमान मापने का परिसर, इसके ऊपर आप पाठ्यांक नोट कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सामान्यतः कुछ तापमापियों में -20, -30 से लेकर के 120-30 डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन आपकी प्रयोगशालाओं में -10 से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक के तापमापी उपलब्ध हैं। अपने कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका से मिलकर के उनका आप अवलोकन करेंगे। एक और विशेष बात, प्रयोगशाला तापमापी में नीचे आप देखेंगे इसमें विभंग नहीं होता है। कारण क्या है? डॉक्टरी तापमापी में शरीर का तापमान मापते हुए जिस व्यक्ति के शरीर का तापमान मापा जाता है, उसको निकाल करके डॉक्टर या परिचारिका या नर्स नोट करते, उसमें कुछ समय लगता है, तो पारा नीचे न आ जाए इसलिए विभंग रखा जाता है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में जब भी ताप नोट किया जाता है किसी द्रव का, किसी पदार्थ का, तो वह तापमापी उसी द्रव में डूबा रहता है, डूबे डूबे उसका तापमान नोट किया जाता है, इसलिए उसके अंदर विभंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टरी तापमापी में जहां पारे का प्रयोग किया जाता है, वहीं प्रयोगशाला तापमापी में अल्कोहल द्रव का प्रयोग किया जाता है और जिसे लगभग रंगीन बनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी को हाथ में लेकर के पारे की चमक को थोड़ा घुमा फिरा के हम देख सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी उसी द्रव में डूबा रहता है। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, तो द्रव रंगीन होने के कारण वो हम वहीं लगे लगे उसका पाठ सहजता से नोट कर सकते हैं। यह प्रयोगशाला तापमापी की डॉक्टरी तापमापी से अलग विशेषता है। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हुए भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जब भी प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करें, जिस भी द्रव या पदार्थ का तापमान मापना हो, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, एक बीकर के अंदर थर्मामीटर डाला गया है। वह थर्मामीटर फ्लास्क या बीकर की दीवारों को स्पर्श न करे, केवल उस पदार्थ, उस द्रव में उस वस्तु को छुए जिसका हमें तापमान मापना है। और इसका तापमान मापते हुए हमें इसे ऊर्ध्वाकार यानी सीधा खड़ा ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें विभंग नहीं होता। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो वह द्रव प्रवाह के द्वारा भी इधर आ सकता है और हमारा पाठ्यांक गलत हो सकता है। और दूसरी विशेष बात, इसके अंदर पाठ्यांक नोट करते हुए इसको, इस तापमापी को उस द्रव में रखे द्रव या पदार्थ जो भी है, इसका तापमान नोट करना चाहिए।
और जैसे डॉक्टरी तापमापी में उस तापमापी को हम आंखों के स्तर के ऊपर लेकर के आते थे, उसको हम क्षैतिज भी कर सकते थे, क्यों? विभंग के कारण उसमें प्रसार नहीं होता। दूसरा, पारा जो है हमारा, वो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है, उसमें इतना जल्दी प्रवाह नहीं होता। हम पाठ्यांक सहजता से नोट कर सकते हैं। इसमें नोट करने के लिए हमें जहाँ पर, जिस बर्तन में, जिस फ्लास्क में, जिस बीकर में ये लगा हुआ है, अपनी आँखों को उसके स्तर पर ले जा करके उस पाठ्यांक को नोट करना चाहिए। ये हमें विशेष बात ध्यान रखनी है। परिसर का विशेष ध्यान रखें। जैसे डॉक्टरी तापमापी में हम ताप मापते हैं केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, तो उसका हम प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? 42 के बाद पारा प्रसार पाएगा और ऊपर वो हमारी ट्यूब या उपकरण बंद है, वो टूट सकता है और हमें चोट लग सकती है। हम जिस प्रकार से डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, उसी प्रकार से प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग भी हमारे शरीर का तापमान मापने में नहीं कर सकते। कारण क्या है? इसको मुंह में ले करके जब शरीर का तापमान नोट करेंगे और इसको बाहर निकाल करके जब पाठ्यांक लेंगे, तब तक यह पाठ्यांक बदल चुका होगा, क्योंकि इसमें विभंग नहीं होता। इसलिए जो भी हमारा तापमापी जिस प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, उसी के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। एक और विशेष बात जो सब बच्चे अपनी प्रयोगशाला में ध्यान रखेंगे, इन उपकरणों का प्रयोग करते हुए ध्यान रखेंगे कि ये कांच के बने होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते हुए बहुत अधिक छीना झपटी या जोर लगा करके नहीं करना चाहिए। क्लैंप में भी कहीं कसना पड़े तो एक निश्चित दबाव के साथ इसको कसना चाहिए। तो बच्चों, इनका ध्यान रखते हुए इन उपकरणों से हम सही प्रकार से हमारे प्रयोग कर सकते हैं, सही उपयोग कर सकते हैं, सही परिणाम पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ा। अब एक और विशेष प्रकार का तापमापी होता है न्यूनतम अधिकतम तापमापी, जो प्रायः हमारे मौसम के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि दिन के अंदर सबसे अधिक तापमान कब होता है? दोपहर के बाद। और सबसे कम तापमान कब होता है? आधी रात के बाद। यानी आधी रात के बाद तापमान घटना शुरू होता है और वो लगभग 4-5 बजे की अवस्था तक सबसे कम तापमान होता है। तो किसी भी स्थान के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर जो दिन होता है उसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान का विशेष महत्व होता है। आपने दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर या समाचार पत्रों में इस प्रकार की जानकारियां जरूर पढ़ी होंगी कि वहां पर दिन का अधिकतम तापमान ये है और न्यूनतम तापमान ये है। यह मौसम विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और यह एक यू आकार की ट्यूब के अंदर होता है, जिसमें एक तरफ अधिकतम तापमान का पाठ्यांक नोट किया जाता है और दूसरी तरफ दिन के न्यूनतम तापमान का पाठ्यांक नोट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के तापमापियों के बारे में पढ़ा। सारे तापमापी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? उनका सिद्धांत यह है कि ऊष्मा, जिस भी पदार्थ का जो भी तापमान होता है, वो हमारा तापमापी का बल्ब उसके संपर्क में आता है और उसका ताप, उसकी ऊष्मा इस बल्ब के पदार्थ के अंदर प्रवेश करती है और ताप पा करके यह प्रसारित होता है। यानी वस्तु का तापमान, वस्तु की ऊष्मा, यानी एक वस्तु की ऊष्मा दूसरी वस्तु की ऊष्मा या दूसरे पदार्थ की ऊष्मा में स्थानांतरित होती है। सामान्य जीवन में जब आपने देखा होगा, गर्म दूध जब आप पीते हो तो उसे ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। तो उस वस्तु की ऊष्मा कहाँ गई? उस दूध की ऊष्मा कहाँ गई? प्यारे बच्चों, ऊष्मा का एक गुण है कि वह अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गति करती है। जैसे
हमारा गर्म दूध था, उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, हवा का तापमान 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दूध का जो तापमान है ग्लास में जो रखा है, हवा उसके ऊपर से गुजरती है, उसकी ऊष्मा को वो ग्रहण करती रहती है। हमें ऊष्मा के बारे में इस तथ्य का ध्यान रखना है कि ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करती है। अगर दोनों वस्तुओं का तापमान समान है तो ऊष्मा में कोई गति नहीं होगी। यही स्थिति द्रवों पर भी लागू होती है। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, लेकिन क्या ऊष्मा की गति करने की प्रकृति प्रवृत्ति प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में एक जैसी होती है? नहीं, वह भिन्न भिन्न होती है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा के संचरण को या ऊष्मा की गति को चालन कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इन शब्दों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा चालन के आधार पर संचरित होती है, इस प्रकार से गति करती है। इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। हमारे घरों में या प्रयोगशाला में धातु की कोई पत्ती हमें मिल सकती है। इस प्रकार की कोई पत्ती लीजिए, और मोमबत्ती भी लगभग प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। आलपीन आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से ले सकते हैं। मोमबत्ती से मोम की बूंदें टपकाते हुए इसके ऊपर आप 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आलपीन को चिपका लेंगे। मोम की बूंदें टपकें, जैसे ही टपका रखे द्रव अवस्था में हो, उसके ऊपर आलपीन को चिपका लीजिए, और फिर इसको 2 किसी भार वाली वस्तुओं के नीचे, वो ईंट भी हो सकती है, उनके नीचे दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये स्थिर रहेगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। भार वाली वस्तुओं के नीचे दबा देने पर यह पत्ती स्थिर रहेगी और इसके नीचे आलपीन ये लटकती रहेंगी। अब ऊष्मा के संचरण का अध्ययन करने के लिए यहाँ कोई मोमबत्ती जला देंगे या बर्नर लगा सकते हैं। तो जैसे ही बर्नर लगाएंगे क्या होगा, मोमबत्ती की ज्वाला से पत्ती का यह भाग गर्म होगा, और मोमबत्ती लगातार जलती रहे तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती का सबसे पहले यह भाग गर्म हुआ। जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी वो गर्मी इधर पहुंचेगी। हमें कैसे पता चलेगा, चलती हुई दिखाई देती नहीं। उस मोमबत्ती के कारण गर्म हुई पत्ती की गर्मी का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव यहाँ मोम की बूंदों के ऊपर दिखाई देगा, और पहले मोम की ये बूंद पिघलेगी और ये आलपीन हमारी नीचे गिर जाएगी। फिर अगर हम 1-2 मिनट और गर्म करते रहें, उसके बाद हमारी ये आलपीन भी नीचे गिर जाएगी। आप देखेंगे कि आलपीन के गिरने का क्रम क्या है। जिधर हमारी मोमबत्ती की ज्वाला थी, जिधर से इस धातु की पत्ती को ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, जहाँ इसका अधिक तापमान था, यहाँ ठंडी है, तो इधर हमारी ऊष्मा गति करती है। और ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहा जाता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा की गति चालन के द्वारा होती है। लेकिन क्या सभी ठोस वस्तुओं में ऊष्मा गति करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आइए एक प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये इतना गर्म है कि गर्म होने के कारण हाथ से छुआ भी नहीं जा रहा, और बीच में मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा या डस्टर लगाया है। इसमें मैं कुछ वस्तुएं डाल रहा हूँ। ये हमारी ट्वीजर, चिमटी, धातु की, स्टील की बनी हुई, इसमें डाल देता हूँ, इस प्रकार से कि आधी डूबी हुई है और आधी इस द्रव में, इस पानी से बाहर है। ये हमारी एक लोहे की पत्ती, ये इसमें डाल देता हूँ, आधी डूबी हुई, आधी बाहर। ये एक पेन है प्लास्टिक का,
ये मैं डाल देता हूँ, आधा डूबा हुआ आधा बाहर। ये हमारा एक स्क्रू ड्राइवर पेचकस की बिट धातु की लोहे की बनी होती है, आधी अंदर आधी बाहर। ये हमारी एक पेंसिल लकड़ी की बनी हुई, आधी अंदर आधी बाहर। एक ये टूथब्रश प्लास्टिक का, आधा अंदर आधा बाहर। प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया था कि ऊष्मा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गति करती है, पानी गर्म है। तो इसके अंदर अगर हम 10-15 मिनट तक डूबा रहने दें तो उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा पेचकस बिट ये गर्म हो जाएगा। अब गर्म महसूस हो रहा है मुझे और पकड़ने में भी परेशानी है, तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ। और ये टूथब्रश ये बिल्कुल इसके ऊपर, इसके दूसरे सिरे पर कोई भी प्रभाव नहीं है। ये नीचे पानी में डूबा हुआ था, गर्म में ऊपर से ऐसे कैसा, ये प्लास्टिक का बना हुआ था। इसका अभिप्राय क्या हुआ, प्लास्टिक में नीचे गर्म से ऊपर गति नहीं हुई ऊष्मा की। उसके बाद ये पेंसिल गर्म पानी में डूबी हुई है, नीचे गर्म में थी और ऊपर से ठंडा, बिल्कुल आराम से मैंने पकड़ रखा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब लकड़ी के अंदर ऊष्मा गति नहीं करती। पेन हमारा प्लास्टिक का, इसके अंदर नीचे से गर्म था ऊपर ठंडा, यानी इसमें भी ऊष्मा की गति नहीं हुई। इसको भी मैं रख देता हूँ। ये ट्वीज़र स्टेनलेस स्टील और ये गर्म है, तो इसका मतलब नीचे इसके अंदर ऊष्मा ने गति की। और ये लोहे की पत्ती गर्म पानी के अंदर डूबी हुई थी और ऊपर से भी ये हमारी गर्म हो गई है, तो इसको भी मैं रख देता हूँ। अब इसको रख के हम निष्कर्ष निकालते हैं। इन अवलोकनों से हमें क्या पता चला कि कुछ पदार्थ ऊष्मा के प्रवाह को रोकते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इनके अंदर ऊष्मा एक तरफ से गर्म होंगे तो भी दूसरी तरफ गति नहीं करेगी। आपने कभी ध्यान दिया है, चाय का पतीला, सब्जी का भगोना, प्रेशर कुकर का हैंडल, तवे का हैंडल किस चीज़ के बने होते हैं, जबकि वो हर समय बर्नर पर, चूल्हे पर, गैस के ऊपर रखे जाते हैं, वो लकड़ी के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उनका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि वो गर्म होता रहेगा, हम उनको सहजता से, उस गर्मी को वो प्रवाहित नहीं होने देते और हम उन्हें सहजता से पकड़ सकते हैं। इस कारण से उनके हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऊष्मा को सहजता से गति करने देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहा, पीतल, तांबा आदि। आपने कभी नोट किया है, कुछ विशेष बर्तनों के अंदर वो धातु के भी हैं, पतीले के नीचे तांबे की परत चढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। तो बर्नर से या हमारे गैस से, चूल्हे से जो भी तापमान, जो भी ऊष्मा जाएगी, सीधी वो अवशोषित करके आगे पदार्थ की ओर भेज देता है। तो ऊष्मा के अधिकतम उपयोग के लिए विशेष बर्तनों की तलियां तांबे की बनाई जाती हैं। जिन वस्तुओं के अंदर ऊष्मा सहजता से संचरित हो सके, उन पदार्थों को ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों से ऊष्मा सहजता से गति नहीं कर सके, उन्हें हम ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ठोस वस्तुओं में हमने ऊष्मा के स्वभाव के बारे में जानकारी ली। अब हम द्रव और गैसों के अंदर ऊष्मा किस प्रकार से गति करती है, उसके बारे में क्रियाकलाप करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ठोस वस्तुओं में ऊष्मा चालन के माध्यम से गति करती है, उसी प्रकार से द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन विशेष विधि है। संवहन के माध्यम से गति करती है। संवहन क्या है, इसके लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक फ्लास्क लें, उस फ्लास्क के अंदर द्रव को भरें। उस साफ पारदर्शी कांच के फ्लास्क में भरे हुए द्रव में बहुत सावधानी से एक पाइप का प्रयोग करते हुए पोटासियम परमैंगनेट यानी लाल दवाई के कुछ कण डालें। सावधानी से इसलिए क्योंकि
पोटासियम परमैंगनेट या लाल दवाई का गुण होता है कि वो घुल करके पानी को लाल कर देती है। वो घुलने न पाए इसलिए एक पाइप जो हमारा जूस पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कांच की नली को उसके अंदर डाल करके उसके अंदर डालें ताकि कण सीधे तली में पहुंच जाएं। तो उस तली में पहुंचने के बाद उस फ्लास्क को जो हमारी तिपाई पर रखा हुआ, ट्राईपैड पर रखा हुआ है, देखेंगे कि बिल्कुल सावधानी से लाल दवाई के कण नीचे तली में बैठे हुए हैं। उस पानी को फ्लास्क या बर्नर से गर्म करना शुरू कीजिए। जैसे ही पानी को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि लाल दवाई के कण जो उस फ्लास्क की तली में थे वो धीरे धीरे चलते हुए ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि पानी का कण, पानी के जो कण नीचे थे हमारे फ्लास्क में, वहाँ ऊष्मा पहुँच रही है और ऊष्मा के कणों से वो ऊष्मा को पा करके हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर उठते हैं। तो वहाँ पर क्या खालिस्तान रह जाएगा नीचे? वहाँ पर ऊपर के जो ठंडे पानी के कण हैं वो नीचे आएंगे। फिर नीचे फिर बर्नर जला हुआ है, वहाँ से फिर वो ऊष्मा ग्रहण करेंगे, वो फिर ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारी नीचे बर्नर से ऊष्मा प्राप्त करके वो हमारा द्रव इस प्रकार से एक पूरे चक्कर को पूरा करता है। और जब तक पूरे द्रव का तापमान एक जैसा नहीं होता तब तक यह कणों की गति चलती रहती है। इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। द्रवों में ऊर्जा का संचरण संवहन के माध्यम से होता है। वायु में भी इसी प्रकार से हमारा ऊष्मा का संचरण होता है। प्यारे बच्चों, जब हमारे गर्मी के दिनों के अंदर आपने देखा होगा बहुत तेज आंधियां चलती हैं। उसका कारण क्या होता है? सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो हवा को गर्म नहीं करती, वो पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और उस तह की गर्मी से वायु के कण जो उस पृथ्वी की सतह के संपर्क में आते हैं वो गर्म होते हैं और गर्म हुई हवा, जैसे जल के कण हुए थे हमारे, गर्म होकर के हल्के होते हैं, वो ऊपर उठेंगे और फिर उस खालिस्तान को भरने के लिए दूसरे स्थान से ठंडी हवाएं आती हैं। और गर्मियों में क्योंकि तापमान का अंतर बहुत अधिक हो जाता है इसलिए तेज हवाएं चलती हैं। समुद्र के किनारों पर यह जमीन का और पानी के तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। इसी कारण वहाँ पर दिन में और रात में चलने वाली पवन की दिशाएं प्रायः निश्चित होती हैं। उन्हें स्थल समीर और जलीय समीर कहा जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं दिन के समय क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह और जल की सतह के ऊष्मा के ग्रहण करने का स्वभाव अलग अलग है। दिन में जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं धरती हमारी जल्दी गर्म होती है, शीघ्रता से गर्म होगी सूरज की किरणों से। पानी जबकि देर से गर्म होगा। जब धरती जल्दी गर्म होगी तो यहाँ के वायु के कण ज़्यादा ऊष्मा को प्राप्त करेंगे और वह हवा ऊपर उठेगी। जबकि समुद्र की सतह पानी की हवा का तापमान कम है तो वो क्या करेगी, वहाँ से वो धरती की ओर आएगी, यानी तट की ओर आएगी। इसलिए समुद्री इलाकों में खिड़कियां प्रायः समुद्र की ओर छोड़ी जाती हैं ताकि दिन की गर्मी के समय में ठंडी हवाएं उनसे प्रवेश कर सकें। और रात के समय में पवनों का यह प्रवाह बिल्कुल विपरीत स्थिति में होता है। रात के समय में क्या होगा, धरती जो शीघ्रता से गर्म होती है वो शीघ्रता से ठंडी भी होगी। जल जो देरी से गर्म होता है वो देरी से ठंडा भी होता है। तो रात के समय में जल के ऊपर की हवा के कण ऊपर उठेंगे और उनका स्थान लेने के लिए धरती की तरफ से हवा के कण आएंगे। तो रात के समय इन पवनों की दिशा विपरीत होती है। यह भी किस कारण से है, यह संवहन के कारण है। ऊष्मा के वायु में संवहन को समझने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास ये एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम दीप्त करते हैं। देखिए ये मोमबत्ती जल रही है, मैं इसके इधर हाथ को करता हूँ और मुझे इसकी ऊष्मा, तपत या गर्मी जब मैं इसके साथ में करता हूँ बिल्कुल भी अनुभव नहीं होती। आप देख रहे हैं मैं सहजता से कितनी भी देर इसको करूं, इससे दूरी बना के
आसपास रखूं, बहुत अधिक नज़दीक नहीं लेके गया हूं, लेकिन ऊष्मा की तपत या गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। लेकिन जब मैं इसको ऊपर करता हूं तो मुझे बहुत गर्मी महसूस होती है। इसका अभिप्राय क्या है? ऊष्मा हमारी, ऊष्मा के यानी वायु के कण जो इस लो के पास हैं वो गर्म होकर के, हल्के होकर के ऊपर उठ रहे हैं और ऊपर बहुत अधिक गर्मी हमें महसूस हो रही है। यह गैसों में ऊष्मा के संचरण का यानी संवहन का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आपने समझा कि ठोस वस्तु में ऊष्मा कैसे गति करती है, द्रव में ऊष्मा कैसे गति करती है, लेकिन क्या आपने अनुमान लगाया सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊष्मा के अधिकांश मार्ग में ठोस या द्रव कोई माध्यम या किसी प्रकार के भी कण नहीं है। वहाँ पर निर्वात है। हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है सूर्य की किरणें तो वहाँ पर वायु के कण हैं, लेकिन उससे ऊपर की स्थिति क्या? वहाँ निर्वात है, वहाँ कोई भी कण नहीं है। वहाँ ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? निर्वात में, यानी जहाँ पर ऊष्मा के संचरण के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता, वहाँ ऊष्मा के संचरण की विधि को विकिरण कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि ऊष्मा के संचरण की तीसरी विधि विकिरण है। खगोलीय पिंडों में ऊष्मा का संचरण इसी विकिरण के माध्यम से होता है। जब हम सर्दियों में हीटर के सामने बैठते हैं तो हीटर का ताप भी हमारे तक इस विकिरण के माध्यम से आता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पाठ के आरंभ में आपको बताया था कि हम गर्मियों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में कुछ विशेष प्रकार के। इसका कारण क्या है? यह भी ऊष्मा का एक विशेष गुण होता है, क्योंकि गहरे रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। जैसे आप दो पतीले लीजिए, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, दोनों के अंदर सामान्य पानी को भर दीजिए और उनको धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो काले रंग का पतीला है उस पानी का तापमान अधिक है, जो सफ़ेद रंग का पतीला है उसका तापमान कम है। इसका भी कारण क्या है? क्योंकि गहरा रंग सूरज की किरणों से ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। यही कारण है कि सोलर कुकर यानी सूरज की किरणों से जो कुकर बनाया जाता है सूर्य ऊर्जा के अंदर, उसके अधिकतम उपयोग के लिए उसकी अंदर की सतहों पर काला पेंट किया जाता है। इसके लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हैं। कोई बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और उस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर एक तरफ आधे भाग पर काला कपड़ा ढक दीजिए, आधे भाग पर सफ़ेद कपड़ा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि काला कपड़ा बर्फ़ के जिस भाग पर ढका हुआ है वह भाग अधिक पिघल गया है और हल्के रंग के कपड़े वाला भाग कम। इससे भी सिद्ध होता है कि गहरे रंग ऊष्मा के अधिक अवशोषक हैं। इसलिए सर्दियों के अंदर हमें सर्दी कम लगे इसलिए हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों के अंदर हमें गर्मी कम लगे, हमारे शरीर के वस्त्र गर्मी का कम अवशोषण करें, इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हम सर्दियों के अंदर ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? जबकि उनके अंदर कोई ऊष्मा का कोई साधन नहीं होता, कोई हीटर नहीं लगा हुआ, कोई उसके अंदर आंच लो नहीं होती, फिर भी ऊनी वस्त्र हमें गर्म क्यों लगते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऊनी वस्त्र रोएदार होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। उनके अंदर खाली स्थानों पर हवा के कण होते हैं और वो हवा के कण हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देते। इसलिए ऊनी वस्त्र हमें गर्म प्रतीत होते हैं। और सर्दियों की ठिठुरती रात में एक मोटा कंबल ओढ़ने की बजाय 3 या 4 पतले कंबलों की परत ओढ़ने पर हमें कम सर्दी लगती है। इसका भी कारण क्या है कि 3-4 तहे होने के कारण उनके बीच में हवा के कण आ जाते हैं जो हमारा ऊष्मारोधी का कार्य करते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देते और बाहर की हमारी ठंडक को अंदर नहीं आने देते। इस प्रकार से अधिक परतों वाले वस्त्र हमारे लिए
अधिक गर्मी प्रदान करने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आपसे उम्मीद है पाठ्य पुस्तक में दिए गए इसकी समस्त पाठ्य सामग्री को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले लेसन में। बाय।